गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन आपका स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, पिछले लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री यानी सॉल्यूशन चैप्टर का पढ़ रहे थे और वहां हमने राउल्ट के प्रथम नियम के बारे में बात की थी। राउल्ट का प्रथम नियम अगर कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा तो निश्चित रूप से वहां मैंने बताया था आपको कि किसी अबाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए वहां बात की गई थी। तो अबाष्पशील विलययुक्त विलयन में जो बाष्प दाब है, विलय का बाष्प दाब है, वो विलायक के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी विलयन का जो बाष्प दाब होगा वो विलायक के मोल भिन्न के कैसा होगा, समानुपाती। ये हमने पहला नियम पढ़ा था, विलायक की मोल भिन्न, यानी कि पीएस समानुपाती काय विलायक। इसके बारे में हमने पिछले जो नियम था राउल्ट का, उसके बारे में हमने बात की थी। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब बात करते हैं आज राउल्ट के द्वितीय नियम की, दूसरे नियम की। देखिए, मैंने कहा था आपसे राउल्ट के ये दोनों ही नियम बहुत उपयोगी हैं, बड़े काम के हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। प्रथम नियम के नाम से, द्वितीय नियम के नाम से, या फिर अबाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए या बाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं इसमें दूसरे नियम की, जो है बाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, यानी एक ऐसा विलयन जिसमें जो विलय पदार्थ मिलाया गया है वो बाष्पशील है। जबकि जो पहला नियम था उसमें हमने मिलाया था अबाष्पशील युक्त विलय, यानी अबाष्पशील जिसका बाष्पन नहीं हो रहा था। लेकिन यहां अगर बात करें तो यहां हम कह रहे हैं बाष्पशील विलययुक्त विलयन, यानी एक ऐसा विलय पदार्थ मिलाया गया है जिसका बाष्पन होता है, जो बाष्पशील है। ऐसी अवस्था में जो विलयन है वहां क्या प्रभाव दिखता है। देखिए, इस नियम के अनुसार बाष्पशील द्रवों में प्रत्येक बाष्पशील घटक का बाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए, दोनों नियमों में बहुत अंतर सा महसूस होता है। वहां हमने कहा था अबाष्पशील विलययुक्त विलयन का जो बाष्प दाब है वो विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, क्योंकि वहां केवल विलायक पर निर्भरता है, विलय का हिस्सा उसमें नहीं हो रहा होता है। लेकिन यहां आपने कहा बाष्पशील पदार्थ है, इसका मतलब विलय भी भाग लेगा बाष्पन की क्रिया में। तो ऐसी अवस्था में बाष्पशील द्रवों के प्रत्येक बाष्पशील घटक, आप जितने भी घटक उसमें मिला रहे हैं, उन सब का जो बाष्पन होगा यानी बाष्प दाब होगा वो उसी की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। जैसे मैं इसको समझाना आपको चाहूं, देखिए हमने कहा पी ए घटक का जो बाष्प दाब है वो समानुपाती होगा ए की मोल भिन्न के। इसी प्रकार पी बी समानुपाती होगा बी की मोल भिन्न के। तो पी ए समानुपाती ए की मोल भिन्न, पी बी समानुपाती बी की मोल भिन्न, यानी बी की और ए की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। यानी इनके घटक जो हैं उन घटकों की मोल भिन्न के समानुपाती होते हैं। इसे हम आगे का हल करें तो देखिए, पी ए बराबर पी नॉट ए डॉट ए की मोल भिन्न। इसी प्रकार पी बी बराबर पी नॉट बी बी की मोल भिन्न। हमने कहा जो कुल प्रभाव दिखाई देगा वो उन दोनों घटकों के कारण प्रभाव दिखाई देगा। इसका मतलब पी टी कुल बाष्प दाब होगा पी ए प्लस पी बी, यानी कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से अगर हम बात करें तो वहां हमने कहा था कि कुल दाब जो होता है वो घटकों के कुल आंशिक दाब के बराबर होता है। तो आपने कहा पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, यानी कि बाष्प दाब पी ए का और बाष्प दाब बी का, इन दोनों का योग होगा पी टी। अब इन दोनों के मानों को मैं यहां पर रखता हूं। अगर मैं कहूं कि इसे समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से अगर मान लिखे जाएं, अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर से 3 लिख देते हैं। तो देखिए यहां हो जाएगा पी टी बराबर, मान रखें, पी नॉट ए डॉट काय ए प्लस पी नॉट बी डॉट काय बी। इस तरह से मान के लिख दिए जाएं। देखिए, अगर स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो हमने कहा था जब मूल भिन्न पढ़ रहे थे हम, तो हमने कहा था कि विलय की मूल भिन्न
और विलायक की मूल भिन्न का योग जो होता है वो हमेशा 1 होता है। और यहाँ 2 घटक हमने लिए हैं A और B, यानी एक विलेय है और एक विलायक, यानी एक विलेय को प्रदर्शित करता है और एक विलायक को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं काय A प्लस काय B बराबर 1, यानी कि अगर मैं काय A की बात करूं तो काय A बराबर 1 माइनस काय B लिखा जा सकता है। 1 माइनस काय B इसके जगह स्थान पर हम लिख सकते हैं। तो मैं यहां से इस प्रकार से लिख रहा हूं P नॉट A नॉट 1 माइनस काय B प्लस P नॉट B डॉट काय B। इस तरह से हम लिख देते हैं। अगर इसे हम आगे गुणा करके लिखें तो लिखेंगे आप P नॉट A माइनस P नॉट A डॉट काय B प्लस P नॉट B काय B। अगर इन दोनों में देखें तो देखिए इन दोनों में समानता आपको दिख रही है, काय B दोनों में लगभग कॉमन आ रहा है। हम इसको अगर पलट के लिख दें इस प्रकार से तो मुझे लगता है कोई परेशानी आपको होनी यहाँ पर चाहिए। P नॉट A प्लस P नॉट B काय B माइनस P नॉट A काय B। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर मैं आगे से हल करूं यहाँ पर तो देखिए इससे आगे हम हल करें तो हल करते समय देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपको, इन दोनों में अगर मैं यहाँ से कॉमन लूं तो देखिए क्या आएगा, P नॉट A तो अपने स्थान पर रहेगा, यहाँ आप कॉमन ले लेते हैं, काय B दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ डॉट काय B P नॉट B माइनस P नॉट A। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचता है ये सॉरी, इस तरह से हमारे पास संख्या बच रही है। इसमें आ रहा है हमारे पास P नॉट A प्लस काय B P नॉट B माइनस P नॉट A। ये मैंने समीकरण निकाला है। अगर मैं से समीकरण नंबर 4 लिखूं, समीकरण नंबर 5 इसे लिखा जाए तो यहां इसको बदलते हुए हम यहां पर समीकरण नंबर 6 पर पहुंच जाते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं PT बराबर, एक समीकरण हमारे पास यहां से आता है PT की यानी कि कुल दाब के लिए। तो कुल दाब अगर हम एक घटक की उपस्थिति में से देखना चाहें तो हम इस माध्यम से इसे हल कर सकते हैं। समान रूप से बिल्कुल मैं आपको बगल में इसको हल करके बताता हूं साथ में कि इसी समीकरण को मैं इस रूप में बदल कर लिखना अगर चाहूं देखिए मैं इसको साइड में समझाता हूं। यहां डायरेक्ट में इसका मान लिख देता हूं PT बराबर P नॉट B प्लस चाहे काय A P नॉट A माइनस P नॉट B। ये हमारे पास एक इसमें अंतर दिखाई देता है। अगर मैं इसका दूसरा समीकरण ले रहा हूं तो दूसरा समीकरण लगभग समान रूप से ऐसे ही प्राप्त हमें होगा। इसे मैं समीकरण नंबर 7 के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता हूं। ये दोनों समीकरण हमें यहाँ पर दिखते हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए मैंने वही काम जैसे यहाँ पर किया था उसी काम को यहाँ दोहराया है एक छोटे से अंतर के साथ। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा बगल में एक्सप्लेन आपको करता हूँ कि मैंने क्या यहाँ पर किया है। तो देखिए P नॉट, मैं यहाँ इस समीकरण को लिख रहा हूँ P नॉट A डॉट काय A प्लस P नॉट B काय B। कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होगी ये बातें कि कहाँ से किस तरह से आया, तो मैं इसको समझा रहा हूँ साइड में। देखिए जैसे हमने पहले काय A के लिए 1 माइनस काय B लिखा था उसी प्रकार से हम काय B के लिए लिखेंगे। या लिखेंगे आप P नॉट A डॉट काय A प्लस P नॉट B डॉट 1 माइनस काय A। यानी B को हमने अब बदल दिया, यानी विलायक को हमने विलेय के रूप में लिख रहे हैं 1 माइनस विलेय के रूप में। तो यहां तो हो जाएगा P नॉट A डॉट
काय ए प्लस ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काय ए। आप देख रहे हैं यहाँ से दोनों तरफ से काय ए को आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पी नॉट ए प्लस काय ए पी नॉट बी माइनस सॉरी एक मिनट क्या हो गया, यहां लिख सकते हैं आप इसे, यहां इन दोनों में कॉमन लेंगे आप। देखिए यहां से बाहर आपके पास आ रहा है पी नॉट ए काय नॉट ए और साथ में लिख रहे हैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काय ए। तो यहां से पी नॉट बी आपके पास बचा हुआ है, तो मैं यहां इसको इस तरह से लिख लेता हूं। बचा है मेरे पास पी नॉट बी, ये मेरे पास बचा हुआ है साइड में, और इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है मैं इसको इधर ले आता हूं। देखो मैं इसको इस रूप में लिख रहा हूं फिलहाल स्टूडेंट्स, पी नॉट ए डॉट काय ए माइनस पी नॉट वी काय ए प्लस पी नॉट वी। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पी नॉट वी को आप बाहर निकाल दें तो पी नॉट वी तो यहां आ गया प्लस काय ए यहां पर कॉमन हो गया और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आपके पास बच जाता है, यानी कि ये वाला समीकरण आपके पास आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा राउल्ट का द्वितीय नियम, इसे हम कहते हैं राउल्ट का द्वितीय नियम। और राउल्ट के द्वितीय नियम के अनुसार कुल दाब या तो घटक ए की वाष्प दाब यानी कि पी नॉट ए प्लस बी की मोल भिन्न पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए के बराबर होता है, या फिर हम पीटी बी घटक के हिसाब से भी इसे हल कर सकते हैं। इस दोनों माध्यम से हल किया जा सकता है। अगर मैं लिखूं कि यहां पर पी टी जो है वो है कुल वाष्प दाब, इसे हम कहते हैं कुल वाष्प दाब। पी नॉट ए है हमारे शुद्ध विलायक यानी कि विलयन में घटक ए का वाष्प दाब, विलयन में घटक ए का वाष्प दाब है। पी ए की बात की जाए तो पी ए की बात की जाए तो और पी नॉट ए की बात की जाए हम कहेंगे ये शुद्ध विलायक। देखिए घटक ए है तो ए के लिए ये हमारा वाष्प दाब होगा शुद्ध द्रव शुद्ध घटक के लिए। अगर बी की बात करेंगे तो शुद्ध घटक बी के लिए वाष्प दाब माना जाएगा, क्योंकि पी नॉट जो शब्द होता है इस सामान्य रूप से शुद्धता को विकसित करता है कि शुद्ध विलायक है, यानी जब दोनों को मिश्रित नहीं किया गया है तब की स्थिति है, यानी एक घटक अपने आप में अलग है और बी घटक अपने आप में अलग है। उसी प्रकार से यहाँ इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पर काय ए के लिए तो ए की मूल भिन्न है और काय बी के लिए तो इसे हम कहेंगे बी की मूल भिन्न। तो ये अलग अलग उपस्थित हैं। पी नॉट ए विलायक ए यानी कि ए घटक का वाष्प दाब है, पी नॉट बी होगा वो बी घटक के लिए शुद्ध बी के लिए शुद्ध बी घटक के लिए वाष्प दाब होगा। काय ए है वो ए घटक का मूल भिन्न है और काय बी है वो बी घटक की मूल भिन्न है। तो स्टूडेंट देखिए ये जो पूरा है हमारा इसे हम कहते हैं राउल्ट का द्वितीय नियम। अब राउल्ट के द्वितीय नियम को हम एक ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ग्राफ के माध्यम से मैं इसे आपको समझाता हूं। साइड में देखिए यहां पर इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक ग्राफ हम बना रहे हैं, दो घटक हमारे पास हैं, घटक ए भी है हमारे पास और घटक बी भी है। तो हमने कहा यहाँ पर घटक बी की मूल भिन्न 0 है और यहाँ घटक बी की मूल भिन्न 1 है। यहाँ पर घटक ए की मूल भिन्न 1 है और यहाँ घटक ए की मूल भिन्न 0 है। दो घटक हैं, दो घटकों के लिए हम दो प्रकार से इसे पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ से जैसे आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये ग्राफ हमें प्राप्त होता है और यहाँ से ग्राफ हमें इस तरह से प्राप्त होता है। इसे थोड़ा सा सही लिखते हैं।
देखिए एक घटक का जहां पर वाष्पन ज्यादा होगा इसलिए उसका वाष्प दाब अधिक पाया जाएगा, जबकि दूसरे घटक का वाष्प दाब यहाँ पर आपको कम मिलेगा। इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है घटक ए और बी के लिए। ये ग्राफ हम बनाते हैं वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब, और साथ में यहाँ बात करते हैं आप मोल भिन्न के लिए। वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य का एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें हम कह रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में बी घटक की मोल भिन्न कितनी थी? 0 थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 1 हो रही है, यानी कि उसका जो मोल भिन्न है मान बढ़ता जा रहा है, तो उस अवस्था में उसके वाष्प दाब में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में एक ही घटक की मोल भिन्न है वो 0 थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 1 हो रही है और इसका वाष्प दाब भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहां इसे हम इस रूप में लिखेंगे। अगर ध्यान से देखें थोड़ा तिरछा आपको कर्व यहां दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर घटक बी का वाष्पन घटक ए से अधिक हो रहा है, इसलिए घटक बी का वाष्प दाब घटक ए की तुलना में क्या है? अधिक है। अगर हम यहां बात करें, हमने कहा ये पी टी है, कुल है यहां पर, जिसे हम पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ए और बी का जो वाष्प दाब होगा उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों के लिए। जबकि यहाँ जो दोनों चीजें हैं उनको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, जैसे मैं अगर पी, ये जो ग्राफ है वो पी ए के लिए है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी ए बराबर, जो हमने यहाँ लिखा था देखिए, पी ए बराबर पी नॉट ए डॉट काय ए। इसी प्रकार पी बी के लिए मैं अगर इसे लिखूं तो पी बी बराबर पी नॉट बी डॉट काय बी। स्टूडेंट्स इस ग्राफ को अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि एक्चुअल में ये ग्राफ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ बड़ा काम आता है हमारे, क्योंकि एग्जाम में इस ग्राफ को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, राउल्ट के द्वितीय नियम को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ग्राफ द्वारा समझाइए। इस तरह से ग्राफ देकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इस ग्राफ को मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको यहाँ पर कि प्रारंभिक अवस्था में बी घटक, जिसे हम विलायक बोल सकते हैं, विलायक की मोल भिन्न 0 थी, धीरे धीरे विलायक की मोल भिन्न 1 होती है और इसके वाष्प दाब में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में विलेय का जो मोल भिन्न है वो 0 है, जो धीरे धीरे बढ़कर 1 हो जाता है और इसका वाष्प दाब पी नॉट हो जाता है। उस अवस्था में यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक में वाष्प दाब का मान अधिक है और एक के लिए वाष्प दाब का मान कम है। इसका मतलब एक घटक अधिक वाष्पशील है, उसका जो वाष्पन है वो अधिक हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में यह हम कह सकते हैं कि बी घटक का वाष्प दाब अधिक है, इसका मतलब बी घटक का वाष्पन ए घटक की तुलना में अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर ये ग्राफ आपके राउल्ट के द्वितीय नियम को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे राउल्ट के दोनों नियम हो गए हैं, राउल्ट का प्रथम नियम और राउल्ट का द्वितीय नियम। राउल्ट का प्रथम नियम था अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, और यहाँ राउल्ट का द्वितीय नियम है वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये तो ही इनकी बातें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आपको दिख रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, जहां से बोर्ड एग्जाम में पिछले 2 साल से न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। पिछले 2 साल से यानी कि 2019 और 2020 के पेपर में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और न्यूमेरिकल्स पूछने का सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ पर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आपके न्यूमेरिकल पूछने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। साथ में मैंने आपको बताया शुरुआत हिस्से में मूलरता और मूललता वाला हिस्सा है जहां से न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिला के आप कहते हैं कि इस पूरे चैप्टर में 2 या 3 जगह हैं जहां से न्यूमेरिकल की संभावना अधिक होती है। तो वहां की तैयारी करके हम 2 नंबर के न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है हमारे? विलयन के वे भौतिक गुणधर्म, विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जिनके मान विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों की संख्या पर कि कितने अधिक कण हैं उस पर उनकी निर्भरता है, ना कि उसकी प्रकृति पर।
यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, इससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किस बात पर कि वो गुणधर्म हैं उनके मान कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कितने कण हैं। यानी कि कण कम है तो कम प्रभाव दिखाई देगा, कण अधिक है तो अधिक प्रभाव दिखाई देगा। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कुछ स्टूडेंट्स को शायद ये नाम सुनने में आ रहा होगा और अभी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ही इसे पढ़ा था, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगला है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को बोलते हैं आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में वृद्धि, उन्नयन क्वथनांक का बढ़ जाना। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, हिमांक बिंदु का घट जाना, कम हो जाना। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ये 4 हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुषंग गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है। और अगर आपसे कहा जाए तो इन चारों प्रॉपर्टीज से न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, यानी कि लगभग अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो इन चारों गुणधर्मों में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टीज की, सबसे पहले गुणधर्म यानी कि बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, RLVP बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की मैं अगर बात करूं आपसे तो कुछ स्टूडेंट्स को बात याद आ रही होगी। हमने बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात की थी। आपेक्षिक अवनमन हमने कहा था इसके लिए कि शुद्ध विलायक का जो बाष्प दाब है तथा बाष्प दाब में अवनमन का जो अनुपात है उसे हम कहते हैं बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी कि किसी के स्टूडेंट्स को अगर याद आ रहा हो तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, अगर स्टूडेंट्स को याद आ रहा हो, डेल्टा P बटे P नॉट। डेल्टा P यानी कि बाष्प दाब में अवनमन, बाष्प दाब में कमी, तथा P नॉट शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। तो इसका जो अनुपात था उसे हमने कहा था बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसे कहा था हमने क्या, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा था। और स्टूडेंट्स अगर आपको छोटी सी बात और अगर मैं याद दिलवाऊं तो राउल्ट का प्रथम नियम आपने पढ़ा था। राउल्ट का प्रथम नियम आप लोग पढ़े थे अभी। तो राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के प्रथम नियम के अनुसार अगर बात की जाए तो हमने कहा था डेल्टा P बटे P नॉट जो होता है बराबर होता है विलेय की मोल भिन्न के। विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। हमने राउल्ट के प्रथम नियम में बात की थी कि जो विलयन का जो बाष्प दाब है वो विलायक की मोल भिन्न के तो समानुपाती होता है, लेकिन बाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो विलेय की मोल भिन्न के बराबर हमने यहां लिखा है। और विलेय की मोल भिन्न का मतलब है कि अगर मैं इसे विलेय मान रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, स्मॉल n बराबर मैं लिखा है यहां पर विलेय और कैपिटल N बराबर मैं यहां पर लिख रहा हूं विलायक। देखिए मोल भिन्न का मतलब हमने समझा था, मोल भिन्न का मतलब होता है किसी घटक की किसी घटक के मोल तथा कुल मोलों के बीच का अनुपात, उसे हम कहते हैं क्या, मोल भिन्न। तो यहां पर हमने कहा ये विलेय है, ये विलायक है। हम अगर विलेय के मोल भिन्न की बात यहां पर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, मैं इसे इस तरह से ले देता हूं, P नॉट माइनस PS बटे में P नॉट। देखिए P नॉट माइनस PS, P नॉट जो है हमारा वो होता है शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, PS हमारे विलयन का बाष्प दाब। तो यहां पर P नॉट माइनस PS बटे में P नॉट बराबर स्मॉल n बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N।
स्मॉल एन है वो विलेय है और कैपिटल एन है विलायक, यानी विलेय और विलायक को जोड़ दिया जाए तब जाके विलेन बनता है। तो इसकी मोल भिन्नता इस प्रकार के बराबर हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए यदि विलयन अत्यधिक तनु हो, अगर देखिए कोई विलयन अत्यधिक तनु है तो सीधे इसका मतलब है कि वहां पर विलायक की मात्रा विलेय से बहुत अधिक होती है। इसका मतलब आप कहेंगे कि स्मॉल एन की कंपैरिजन में, स्मॉल एन की तुलना में जो कैपिटल एन है यानी कि विलायक है वो बहुत अधिक होगा। तो ऐसी अवस्था में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विलेय की मोल भिन्न है, विलेय के मोल हैं वो विलेय में बहुत कम होंगे। अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर स्मॉल एन बटे में कैपिटल एन, यानी केवल विलेय के मोल बटे में विलायक के मोल ही यहाँ पर आपको रह जाएंगे। अगर बात करें मोल ज्ञात करने की तो हमने कहा एन के मोल, अगर आप एन के मोल ज्ञात करेंगे तो मैंने कहा इसे W1 बटे में M1 लिखा जा सकता है। W1 का मतलब है यानी कि दिया गया भार बटे में अणुभार। तो कैपिटल एन के मोल यानी कि विलायक के मोल, इसे आप लिख दें W2 बटे में M2, W2 बटे M2 के माध्यम से लिख सकते हैं। अब इन दोनों मानों को अगर यहाँ लिखा जाए, मैं इसे लिख रहा हूँ डेल्टा P बटे में P0 माइनस W1 बटे में M1 गुणा M2 बटे में W2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ इन दोनों मानों को मैं लिख रहा हूं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि W1 जो है वो है विलायक का भार, M1 है वो विलायक का अणुभार है, W2 है वो विलेय का अणुभार है, सॉरी विलायक का अणुभार है, और M2 है वो विलायक का अणुभार है इसके अंदर। यानी मैं इसे लिखूं इस प्रकार से तो आप लिखेंगे W1 बराबर, W लिखा आपने स्मॉल एन के लिए यानी कि विलेय का भार, विलेय का भार, W2 लिख दें आप विलायक का भार, M1 लिख दें आप विलेय का अणुभार, और M2 लिख दें आप विलायक का अणुभार। इनमें से आप ले सकते हैं अलग माध्यम से, चारों को आप लिख सकते हैं इस तरह से। और जो मैं आपको बताना चाहता जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है सामान्य रूप से इस M1 को लेकर। तो यहाँ इस M1 का अगर पक्षांतरण कर दिया जाए, जैसे ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हम इसे लिखेंगे M1 बराबर W1 बटे में W2 गुणा M2 बटे में डेल्टा P गुणा P0। इस प्रकार का आपका एक सूत्र यहाँ से प्राप्त होता है जिसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, हम ज्ञात कर सकते हैं इसे मोलर द्रव्यमान या कर सकते हैं विलायक के अणुभार को, हम यहाँ से विलेय के अणुभार को ज्ञात इससे कर सकते हैं। इस माध्यम से हम राउल्ट के प्रथम नियम के अनुसार बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन को ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने की इसमें राउल्ट के द्वितीय नियम को लेकर, साथ में अणुसंख्य गुणधर्म को लेकर हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। और अणुसंख्य गुणधर्म में हमने पहला गुणधर्म आज पढ़ा है जिसका नाम है RLBP यानी कि बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। मैं इसे थोड़ा सा एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा तो राउल्ट के प्रथम नियम के अनुसार हमने बात की थी कि बाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम डेल्टा P बटे P0 के माध्यम से लिखते हैं। डेल्टा P है वो बाष्पदाब में अवनमन है और P0 जो है वो शुद्ध विलायक का बाष्पदाब है। इस माध्यम से अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम कहते हैं कि विलेय का मतलब हमने देखिए दो चीजें मानी हैं, स्मॉल एन को माना है विलेय और कैपिटल एन को माना है विलायक। यानी उस अवस्था में विलेय की जो मोल भिन्न होगी, ऊपर लिखेंगे आप विलेय के मोल, बटे में लिखेंगे विलेय प्लस विलायक के मोल। लेकिन यदि विलयन अत्यधिक तनु अवस्था में हो, विलयन बहुत अधिक पतला हो, तो उस अवस्था में विलायक का
जो आयतन है वो अधिक होगा और विलेय का आयतन कुछ अवस्था में कम पाया जाएगा। तो ऐसी अवस्था में आप लिखेंगे स्मॉल एन है वो कैपिटल एन तुलना में बहुत छोटा है। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि जो विलेय के जो मोल है वो उसमें लगभग भाग नहीं लेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर केवल विलेय और विलायक के मोल रह जाएंगे, जिनके मोलों को W1/M1 से और W2 और M2 के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा P बटे में P0 बराबर W1/M1 ये मैंने लिखे हैं विलेय के मोल के लिए। साथ में लिखा है मैंने कैपिटल N यानी कि विलायक के मोल के लिए M2 बटे में W2। W1 है विलेय का भार, W2 है यहाँ पर विलायक का भार, विलायक का भार बोल दीजिए इसे, और M1 है विलेय का अणुभार या मैं इसे विलेय का मूल द्रव्यमान भी बोल सकता हूँ, और M2 है विलायक का अणुभार यानी कि विलेय अणुभार का मूल द्रव्यमान भी इसे बोल सकते हैं। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो संभावित रूप से आपके मूलर द्रव्यमान को लेकर पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि कोई विलायक है जिसमें आपने किसी विलेय को घोला है, तो उस विलेय का मूलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नहीं, क्वेश्चन में आपको यहाँ W1 का मान मिल जाएगा यानी कि विलेय का भार मिल जाएगा, W2 यानी कि विलायक का भार मिल जाएगा, M2 यानी कि विलायक का मूलर द्रव्यमान भी मिल जाएगा। आपको अवनमन यानी कि बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन भी आपको वहां पर मिलेगा, यानी कि डेल्टा P का मान मिलेगा, साथ में P0 का मान भी मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको P0 का मान दे दिया जाए, डेल्टा P का मान ना देकर विलयन का मान दे दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम हल यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे यानी कि ये 3 जो अन्य हमारी कोलगेटिव प्रॉपर्टी हैं, 3 जो अन्य आनुषंगिक गुणधर्म उन्हें हम पढ़ते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।